नमस्कार विद्यार्थियों। मैं इकोनॉमिक्स गुरु बीएस राजावत आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मकर संक्रांति की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, अब मेरे पढ़ाने के बाद में जो डाटा अपडेट हुए हैं या जो नए डाटा आए हैं या जो लोग मेरी किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ने के बाद में जो डाटा नए आए हैं या जो डाटा अपडेट हुए हैं, उनके बारे में आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं कि कौन कौन से डाटा है वो अपडेट हुए हैं, कौन से नए डाटा आए हैं। तो जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं या मेरी बुक्स जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आ, उसके बाद में जो डाटा अपडेट हुए हैं, नवीनतम डाटा जो आए हैं, उनके बारे में आज मैं आपके साथ में बातचीत करूंगा और जहां जरूरत है उसको मैं डिटेल से डिस्कस भी करूंगा, क्योंकि अपना एग्जाम है, बहुत नज़दीक आ रहा है और एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो जो चीज़ें मैंने ज़रूरत समझी है या जो अदनस बोर्ड का डाटा का जो ट्रेंड चल रहा है, जो मैंने ज़रूरत समझी है, उनको मैं यहाँ आपको यूट्यूब के माध्यम से और जो हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको ऐप के माध्यम से भी ये डाटा है उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो देखिए, अपन बात करते हैं किन डाटाज के ऊपर अपन बात कर रहे हैं। तो ये तो मैं बोल ही चुका हूँ, मकर संक्रांति की मेरी तरफ से और एस विवेकानंद संस्थान की तरफ से आप सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद। देखते हैं बेटाओ, जनसंख्या में क्या बातें नहीं है। जनसंख्या में एक तो बात आपको ध्यान रखनी है कि भारत की 16वीं जनगणना है, ये 2024-25 में करवाया जाना प्रस्तावित है। बेटाओ, आपको पता है कि 2011 की गणना है वो 15वीं गणना थी और 2021 में गणना होनी चाहिए थी, पर कोरोना महामारी के कारण हम गणना नहीं करवा पाए और 16वीं जनगणना 2024-25 में करवाया जाना प्रस्तावित है। और ध्यान रखें, 2024-25 में जो जनगणना होगी वो 16वें क्रम की होगी। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, 2024-25 में जो जनगणना हम करवाने वाले हैं वो भारत की पहली डिजिटल डिजिटल गणना होगी। पशुगणना भी पहली डिजिटल हुई थी, आपको पता, 2018 में। और जो जनगणना होगी वो भी पहली डिजिटल होगी 2023-24 की। डिजिटल का मतलब है इसमें कहीं भी पेन पेंसिल का प्रयोग नहीं होगा, सारा काम लैपटॉप से होगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बात ध्यान रखना कि 2024-25 की जो जनगणना हम करवा रहे हैं, इसका आयुक्त जो बनाया गया वो विवेक जोशी को बनाया गया। थोड़ा ध्यान रखना मेरे। 2011 की जनगणना का आयुक्त भी हमारे को ध्यान रखना है। तो 2011 की जनगणना के आयुक्त थे वो तो सी चंद्रमौली थे, और अभी रिसेंट में 2024-25 की जो जनगणना प्रस्तावित है उसके लिए जो आयुक्त बनाया गया है वो विवेक जोशी को आयुक्त बनाया गया है। ये अपन को ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 2011 की जनगणना का स्लोगन तो आपको पता है। 2011 की जनगणना का स्लोगन मैंने आपको बताया था, वो बताया था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पर 2024-25 में जो जनगणना प्रस्तावित है, इसका जो स्लोगन बनाया गया है वो बनाया गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। ध्यान रखना, ये पूछ ले कि नवीनतम जो जनगणना है इसका स्लोगन क्या रखा गया है, तो नवीनतम जनगणना का स्लोगन है वो रखा गया है जन भागीदारी से जन कल्याण। इसका स्लोगन है वो रखा गया है। ध्यान रखना, धर्म आधारित जनसंख्या के आंकड़े हैं, ये 25 जनवरी 2015 को जारी हुए थे। एक तो ये बात ध्यान रखनी। और कई बार क्या करता है बेटा, कई बार पेपर सेटर धर्म के आधार पे जनसंख्या का सीक्वेंस पूछ लेता है, तो वो भी मैंने यहाँ दिया है। ध्यान रखना, अगर भारत में बात करें तो भारत में नंबर 1 पे हिंदू आता है और हिंदू हैं वो 79.8% है। नंबर 2 मुस्लिमों का आता है जो कि कुल जनसंख्या का 14.2% है। नंबर 3 पे ईसाई आते हैं जो कि कुल जनसंख्या के 2.3% हैं और नंबर 4 पे सिख आते हैं जो कुल जनसंख्या का 1.7% है। इसी प्रकार राजस्थान में सीक्वेंस पूछे धर्म आधारित, तो राजस्थान में नंबर 1 पे हिंदू हैं 88.49%। नंबर 2 पे मुस्लिमों का आता है
9.07%। नंबर 3 पे सिख आते हैं और नंबर 4 पे जैन आते हैं। तो बेटा जी ये कई बार क्या करता है, कोई बहुत अच्छा पेपर सेटर होता है तो धर्म आधारित जनसंख्या का सीक्वेंस पूछ लेता है। तो सीक्वेंस में ध्यान रखना, भारत की बात करें तो भारत में नंबर 1 पे हिंदू है, नंबर 2 पे मुस्लिम है, नंबर 3 पे ईसाई है, नंबर 4 पे सिख है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नंबर 1 पे हिंदू है, नंबर 2 पे मुस्लिम है, नंबर 3 पे सिख है और नंबर 4 पर जैन धर्मावलंबी आते हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या प्रयास किए गए। तो भारत में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयासों की हम बात कर रहे हैं। तो पता होना चाहिए कि बाल विवाह, देखिए जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण में से बाल विवाह होता है। तो बाल विवाह पर रोक के लिए 1929 में शारदा एक्ट लाया गया था और इस शारदा एक्ट में लड़के के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़की के लिए है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्वतंत्रता से पहले के प्रयासों में अपन बात करें तो 1929 में शारदा एक्ट लाया गया था और इस शारदा एक्ट में लड़कों के लिए विवाह की आयु है 18 वर्ष और लड़कियों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर अपन बात करें तो 1952 में भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये प्रारंभ किया गया। ये प्रश्न अभी 2-4 महीने पहले किसी न किसी एग्जाम्स में पूछा हुआ है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम है ये 1952 में प्रारंभ हुआ था। अगर बेटा बात करता है कि भारत में परिवार नियोजन विभाग कब स्थापित किया गया, तो कार्यक्रम की शुरुआत तो 1952 और परिवार नियोजन विभाग है इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। तीसरी बात आप सबको पता है 1975 में इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया था। तो अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम है 1975 में प्रारंभ हुआ था, इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। फिर अपन बात करें 1976 में अप्रैल 1976 में प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा की गई थी और इसी जनसंख्या नीति में विवाह की आयु लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 वर्ष है वो निर्धारित की गई थी जो 1978 से लागू प्रभावी हुई थी। तो भारत सरकार की पहली जनसंख्या नीति है वो 16 अप्रैल 1976 की रही है और इस जनसंख्या नीति में विवाह की आयु है लड़के के लिए 21 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी जो 1978 से प्रभाव में आई थी। ये बात भी अपन को ध्यान रखना है। बेटा आपको पता है जब इंदिरा गांधी ने अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया था और इस अनिवार्य परिवार नियोजन कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप भारत की जनता है उसमें बहुत जबरदस्त विरोध का भाव वो देखा गया और 1977 में जब आम चुनाव हुए तो 1977 के आम चुनावों में भारत की जनता ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता दल की सरकार बनी थी। और जैसे ही जनता दल की सरकार बनी तो जनता दल की सरकार ने इस परिवार नियोजन कार्यक्रम का नाम बदल दिया और इसका नाम बदल करके कर दिया था परिवार कल्याण कार्यक्रम। तो ध्यान रखना परिवार कल्याण कार्यक्रम पूछ रहा है तो 1977 में और कौन सी सरकार, जनता सरकार के द्वारा है ये प्रारंभ किया गया था, नाम बदला गया था। 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किया गया और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होता है और उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों ध्यान रखना बड़ी महत्वपूर्ण बात है, भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति है ये 15 फरवरी 2000 की है और ये किसकी अध्यक्षता में ये जनसंख्या नीति, तो एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये जनसंख्या नीति है वो घोषित की गई। तो भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति कब की है, भारत सरकार की वर्तमान जनसंख्या नीति है वो 15 फरवरी 2000 की है और ध्यान रखना किसकी अध्यक्षता में, एमएस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में ये समिति गठित हुई। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इस जनसंख्या नीति में 2045 तक भारत की जनसंख्या में स्थिरता लाने का लक्ष्य रखा गया था जिसको बढ़ाकर के 2070 है वो कर दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखना एक एग्जाम हुआ था संगणक का
उसमें पेपर सेटर ने प्रश्न पूछ लिया था कि जनसंख्या स्थिरता का अर्थ क्या होता है। तो जनसंख्या स्थिरता का अर्थ होता है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का बराबर होना। जन्म दर और मृत्यु की दर दोनों बराबर हो जाती है तो उसको जनसंख्या स्थिरता कहते हैं। और जब हमारी जनसंख्या नीति घोषित हुई थी तब ये लक्ष्य हमने 2045 तक के लिए रखा था और अब इसको बढ़ाकर के 2070 कर दिया गया है। फिर अपन बात करते हैं जनघनत्व। देखिए ये जनघनत्व इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि किसी पेपर में मैंने देखा अदनस बोर्ड ने कायिक जनघनत्व पूछ लिया। जनरली अपन जनसंख्या पढ़ते हैं तो गणितीय जनघनत्व पढ़ते हैं, पर किसी एक पेपर में कायिक जनघनत्व पूछ लिया तो मैंने ये विचार किया कि विद्यार्थियों को चारों ही प्रकार के जनघनत्व है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। तो देखिए एक तो गणितीय जनघनत्व होता है। गणितीय जनघनत्व का सूत्र होता है कुल जनसंख्या अपोन कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में। कुल जनसंख्या अपोन कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, यह तो गणितीय जनघनत्व होता है। एक होता कायिक जनघनत्व जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ है। कायिक जनघनत्व निकालने का सूत्र होता है कुल जनसंख्या अपोन कुल कृषि क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या में कुल कृषि क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, वो कायिक जनघनत्व होता है। और ये बेटा ये पूछा हुआ है, ठीक है, ये पूछा हुआ है। एक होता है पोषण जनघनत्व। पोषण जनघनत्व होता है कुल जनसंख्या अपोन कुल खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल। एक बार मैं डाटा करवा देता हूं, डाटा करवाने के बाद में आपसे बातचीत भी करेंगे। इस समय में आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं और फिर अपन बातचीत करेंगे, आपके कमेंट्स भी देखूंगा, उनके जवाब भी दूंगा। देखिए पोषण जनघनत्व निकालना है तो कुल जनसंख्या अपोन कुल खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला होता है। एक होता कृषि जनघनत्व। कृषि जनघनत्व हमारे से पूछता है तो कृषि में संलग्न कुल जनसंख्या अपोन कुल कृषि क्षेत्रफल। तो चार प्रकार का जनघनत्व होता है। जनरली अपन जब जनसंख्या पढ़ते हैं तो गणितीय जनघनत्व पढ़ते हैं, पर चूंकि अधीनस्थ बोर्ड ने एक एग्जाम में कायिक जनघनत्व पूछ लिया इसलिए मैंने यहाँ चारों प्रकार के जनघनत्व हैं इनको आपके सामने रखा है। नेक्स्ट, जनसंख्या का सबसे पहले सिद्धांत किसने दिया था? तो सबसे पहले पॉपुलेशन थ्योरी माल्थस ने दी थी, डेविड माल्थस ने 1798 में। और ध्यान रखना माल्थस है ये इंग्लैंड का था साहब, इंग्लैंड का पादरी था, ये भी ध्यान रखना। माल्थस कहाँ का था? इंग्लैंड का पादरी था। पादरी चर्च में पूजा करने वाले होते हैं। एक बार तो मैंने एसएससी में यहाँ तक प्रश्न देख लिया कि पेपर सेट ने प्रश्न पूछ लिया कि माल्थस किस प्रकार का व्यक्ति था, तो माल्थस निराशावादी व्यक्ति था। ध्यान रखना सबसे पहले पॉपुलेशन थ्योरी डेविड माल्थस ने दी थी 1798 में। और बेटा जी डेविड माल्थस है वो अपनी पॉपुलेशन थ्योरी में ये कहता है कि जनसंख्या है वो ज्योमितीय अनुपात में बढ़ती है। जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या ज्योमितीय अनुपात में बढ़ती है, 1, 2, 4, 8, 16, 32। और खाद्यान्न है ये गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, जिससे जनसंख्या और खाद्यान्नों के बीच में असंतुलन होता है। और यही असंतुलन है ये बेटा भूखमरी का कारण बनता है। ये माल्थस ने अपने जनसंख्या सिद्धांत में दिया था। तो देखिएगा माल्थस बढ़ती हुई जनसंख्या को लेकर के चिंतित था। अब उस समय आज की तरह परिवार नियोजन के साधन तो थे नहीं, तो अब बढ़ती हुई जनसंख्या को कैसे नियंत्रित करवाया जाए, तो इसके लिए माल्थस ने अपना जनसंख्या सिद्धांत दिया था। और जनसंख्या सिद्धांत में लोगों को ये कहा कि देखिए जो जनसंख्या है वो हम ज्योमितीय अनुपात में बढ़ा रहे हैं, खाद्यान्न वो गणितीय अनुपात में बढ़ रहे हैं। खाद्यान्न और जनसंख्या के बीच में जो असंतुलन हो रहा है यही असंतुलन भूखमरी का कारण है। इसलिए या तो आप खुद जनसंख्या को नियंत्रित कर लो, और आप नहीं करोगे तो प्रकृति विभिन्न प्रकार के प्रकोप लाएगी, बाढ़ लाएगी, भूकंप लाएगी, महामारी लाएगी और बढ़ी हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर देगी। तो जनसंख्या नियंत्रण के दो प्रकार के उपाय है वो माल्थस ने बताए थे। एक तो प्राकृतिक है और एक स्वयं का संयम है कि एक तो आप खुद कर सकते हो और खुद नहीं करोगे तो फिर प्रकृति करेगी। फिर अपन बात करें जनसंख्या का अनुकूलतम सिद्धांत एडविन कैनन ने 1924 में दिया था। अनुकूलतम सिद्धांत क्या होता है? अनुकूलतम सिद्धांत का मतलब होता है अगर किसी देश में जनसंख्या और संसाधन बराबर, अगर किसी देश में जनसंख्या और संसाधन दोनों बराबर हो
तो उसको तो कहते हैं अनुकूलतम। अगर किसी देश में जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है, तो इसको कहते हैं जन आधिक्य। ध्यान रखना, अगर किसी देश में संसाधन और जनसंख्या का अनुपात बराबर है, उसको तो अपन कहेंगे अनुकूलतम जनसंख्या। अगर किसी देश में संसाधन कम है, जनसंख्या ज्यादा है, उसको कहते हैं अपन जन आधिक्य। और जन आधिक्य की पहचान क्या होती है? अगर किसी देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, अपराधवृत्ति है, प्रदूषण है, तो ये मान के चलिए उस देश में जन आधिक्य की स्थिति। और यदि किसी देश में संसाधन ज्यादा है और वह जनसंख्या कम है, तो वह अभाव वाली स्थिति होती है, जन अभाव वाली स्थिति होती है। जैसा कि आप देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में यह स्थिति है। ऑस्ट्रेलिया में संसाधन ज्यादा है और वहां जनसंख्या कम है, संसाधनों का पूरा यूज नहीं हो पाता है, वो अभाव वाली स्थिति होती है। तो देखिए, अनुकूलतम जनसंख्या वहां होती है जहां संसाधन और जनसंख्या दोनों बराबर होती है। ये बात मैं आपकी कर चुका हूं। नेक्स्ट आप देखें बेटा, मातृत्व मृत्यु दर। ये संगणक में 2 बार प्रश्न पूछा था शिशु मृत्यु दर वाला, 2 बार पूछा हुआ ये प्रश्न। पहली बात तो मातृत्व मृत्यु दर क्या होता? तो मातृत्व मृत्यु दर होता है प्रसव से लेकर 42 दिन या कह दो 6 सप्ताह, प्रसव से लेकर के 42 दिन की अवधि में जिस मां की मौत हो जाती है उसको कहा जाता है मातृत्व मृत्यु दर। और अगर आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार मैं बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर आपको पता प्रति लाख पे निकाली जाती है। इंडिया में तो है 97 प्रति लाख और राजस्थान में है 113 प्रति लाख। शिशु मृत्यु दर, बेटा शिशु मृत्यु दर क्या होता है? ध्यान रखना, जन्म से लेकर के 1 साल की अवधि के दौरान 1000 में से जितने बच्चे मर जाते हैं उसको शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ये 2 बार संगणक के एग्जाम में पूछा हुआ है और आपको पता है 2022-23 की समीक्षा के अनुसार आप देखें तो भारत में शिशु मृत्यु दर 28 प्रति हजार है और राजस्थान में 32 प्रति हजार है। फिर है बाल मृत्यु दर। तो बाल मृत्यु दर का एज ग्रुप है वो जन्म से लेकर 0 से 5 साल तक होता है। ये ध्यान रखना, शिशु मृत्यु दर अलग होती है, बाल मृत्यु दर अलग होती है। शिशु मृत्यु दर 0 से 1 साल, बाल मृत्यु दर 0 से 5 साल। इसी प्रकार से संपूर्ण प्रजनन दर, यानी भारत में जो बच्चे पैदा करने का एज ग्रुप है महिलाओं के लिए, वो क्या है? तो वो होता है 15 से 49 साल। ध्यान रखना, संपूर्ण प्रजनन दर का एज ग्रुप पूछ ले, यानी भारत में बच्चा पैदा करने का जो पीरियड है वो 15 से लेकर के 39 साल तक की आयु है वो होती है। फिर किसी एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछ लिया था बेटा जी 2-4-5 महीनों में कि साक्षरता क्या होती है। तो ध्यान रखना, 7 साल से ऊपर के वो लोग जिनको अक्षर ज्ञान होता है उनको साक्षर कहा जाता है। अध्ययन बोर्ड का ही पूछा हुआ प्रश्न है कि साक्षर किसे कहते हैं। तो 7 साल से ऊपर के ऐसे लोग जिनको अक्षर ज्ञान होता है उनको क्या कहते हैं? उनको साक्षर कहा जाता है। फिर बात करें साक्षरता में भी डाटा अगर आपको बताऊं, हालांकि लिखा रखा मैंने राजस्थान और भारत। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11% 2011 की गणना के अनुसार, और भारत की कुल साक्षरता देखें तो 73% है। फिर है 2023 में भारत की जनसंख्या है 142.86 करोड़ हो गई है एक रिपोर्ट के अनुसार। और ध्यान रखना, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान हो गया है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान हो गया है। अप्रैल 2022 में ये रिपोर्ट आई थी, उस समय ये बताया गया था कि अप्रैल 2023 में ये रिपोर्ट आई थी, उसमें ये बताया गया था कि चीन की अपेक्षा भारत की जनसंख्या 29 लाख ज्यादा हो गई है। यानी वर्तमान समय में अपन बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान हो गया है, चीन को हमने पीछे छोड़ दिया है। और उस रिपोर्ट में भारत की जो जनसंख्या बताई थी 142.83 करोड़। फिर है भारत में जातिगत जनगणना करवाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ध्यान रखना, भारत में जातिगत जनगणना करवाने वाला
पहला राज्य है वो बिहार है, और दूसरा राज्य जिसने जातिगत जनगणना करवाने की बात की थी वो राजस्थान राज्य ने की थी, अशोक गहलोत सरकार ने की थी। चूंकि अब सरकार गई है तो अब नई सरकार निर्णय लेगी करवाना या नहीं करवाना है, वो बात की बात है। बाकी सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाने वाला राज्य बिहार है, और दूसरा जिस राज्य ने जातिगत जनगणना करवाने की बात की थी वो राजस्थान राज्य ने की थी, अशोक गहलोत सरकार ने की थी। अब राजस्थान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है, इसलिए अब इसके बारे में कहना मुश्किल है कि जातिगत जनगणना करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी। नेक्स्ट बेटा आप देखें, हाँ जी, देखो मकर संक्रांति और लोहड़ी के पावन अवसर पर एस विवेकानंद संस्थान है, ऑनलाइन कोर्सेज और इसकी टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज हमारी जूनियर अकाउंटेंट की भी चल रही है, संगणक की भी चल रही है, और बहुत जल्द एसओ की टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं। उसके ऊपर 30% तक की छूट है, वो 13 से 17 जनवरी तक संस्थान के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। बहुत ही जबरदस्त टेस्ट सीरीज यहाँ की है, जो बच्चे दे रहे हैं उनको इस चीज का आभास है। बहुत एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज होती है, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ का स्टडी मटेरियल होता है, तो इसके ऊपर 30% की छूट है वो संस्थान दे रहा है 13 से 17 जनवरी तक। तो इसका लाभ आप उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। आगे अपन बात करें विकास कार्यक्रम। विकास कार्यक्रम में क्या नई चीजें आई है? देखिए जो नई चीजें आई, मेरे पढ़ाने के बाद भी जो नई चीजें आई उनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एक तो स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता 2 अक्टूबर 2014 से प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ हुआ था, और इसका दूसरा चरण पूछ ले, पहला चरण तो ये है और दूसरा चरण इसका कब से शुरू हुआ, तो 1 अक्टूबर 2021 से इसका दूसरा चरण है वो प्रारंभ किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान आपको पता, स्वच्छ भारत अभियान का जो स्लोगन है एक कदम स्वच्छता की ओर है, मैंने बता रखा होगा। इसका लोगो है महात्मा गांधी का चश्मा है। इसका पुरुष ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया था। इसका जो महिला ब्रांड एम्बेसडर है वो विद्या बालन को बनाया गया था। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना का संबंध है निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन से। और बेटा जी उज्ज्वला योजना है, इसका पहला चरण 1 मई 2016 से शुरू हुआ था बलिया उत्तर प्रदेश से, और इसका दूसरा चरण पूछ ले तो इसका दूसरा चरण 10 अगस्त 2021 से प्रारंभ किया गया था। 10 अगस्त 2021 से इसका दूसरा चरण है वो प्रारंभ किया गया। ध्यान रखना बेटो, राजस्थान में मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपए हो गई। ध्यान रखना, जो लोग मेरी किताब पढ़ रहे हैं तो किताब पढ़ने लिखने के बाद में ये चीज अपडेट हुई है, वहां 221 रुपए लिखा आपको मिलेगा, तो ये चेंज हो गया है। ध्यान रखना, जो मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है, केवल किताब पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं अपडेशन लेकर के आया हूं। तो ध्यान रखना, वर्तमान समय में राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी आपसे पूछता है तो नरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपए प्रतिदिन है। ध्यान रखना, यह भी ध्यान रखना कि नरेगा श्रमिकों की सर्वाधिक मजदूरी है वो हरियाणा राज्य में है 357 रुपए प्रतिदिन, और सबसे कम है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, दोनों में बराबर है 221 रुपए। तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की मजदूरी 255 रुपए प्रतिदिन है। भारत में सर्वाधिक नरेगा मजदूरी हरियाणा राज्य में है और वो है 357 रुपए प्रतिदिन, और सबसे कम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में है जो कि 221 रुपए प्रतिदिन है। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है, अभी रिसेंट में कोई प्रश्न बनता है, पेपर बनता है तो ये प्रश्न डाल सकता है। देखिए इंदिरा रसोई योजना है, इसका नाम फिर से बदल करके श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। इंदिरा रसोई योजना का नाम बदल करके फिर से अन्नपूर्णा रसोई योजना कर दिया गया है। ध्यान रखना, अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसमें प्रति थाली भोजन की कीमत 30 रुपए कर दी गई। देखिए इंदिरा रसोई और अन्नपूर्णा क्या बदलाव हुआ है, ये थोड़ा यहां से प्रश्न बना सकता है। इंदिरा रसोई योजना है, इसमें थाली की कीमत है, थाली वो कितनी थी 25 रुपए। अन्नपूर्णा में इसको कितनी कर दी 30 रुपए। पहले 25 रुपए में से 8 रुपए तो लेते थे खाने वाले व्यक्ति से और 17 रुपए का था सरकारी अनुदान। अब खाने वाले से तो अब भी कितने लेंगे, 8 रुपए लेंगे, ठीक है 8 रुपए, और सरकारी अनुदान कितना हो गया है 22 रुपए। हाँ, जब इंदिरा रसोई योजना थी तो थाली में जो आपको
खाद्यान्न मिलता था उसका ग्राम वजन था 450 ग्राम, और इसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 600 ग्राम वजन कर दिया गया थाली का। पहले क्या था आपको पता है, पहले 250 ग्राम तो चपाती थी, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी, इससे मिलाकर के 450 ग्राम था। अब क्या कर दिया, ये अब वाला ध्यान रखना, इसमें 300 ग्राम तो कर दिए चपाती, 100 ग्राम कर दिया है चावल, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी। इस प्रकार कुल मिलाकर के टोटल वजन पूछ ले तो 600 ग्राम हो गया। पहले 450 ग्राम वजन था, अब 600 ग्राम वजन कर दिया है। पहले थाली की कीमत 25 रुपए थी, अब थाली की कीमत 30 रुपए कर दी है। खाने वाले व्यक्ति से पहले भी 8 रुपए, अब भी 8 रुपए। पहले सरकारी अनुदान था 17 रुपए, अब कर दिया है 22 रुपए। तो ये बात मेरे दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल नया बदलाव है, पेपर सेटर इसको टच कर सकता है। फिर राजस्थान सरकार में न्यूनतम मजदूरी की दरें 2023-24 ये भी अपडेट हुआ है। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैंने किताब लिखी थी तब मजदूरी की दरें अलग थी और अब मजदूरी की दरें हैं वो अलग है। देखिए श्रम कितने प्रकार का होता है, 4। ये न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं कहां की, राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार, ठीक है बेटा। अकुशल श्रम है, इसकी दैनिक मजदूरी है 285 रुपए, अर्ध कुशल की है 297 रुपए प्रतिदिन, कुशल की है 309 रुपए प्रतिदिन और उच्च कुशल की है 359 रुपए प्रतिदिन। तो आप मासिक, आप दैनिक याद कर लेना। अगर मासिक आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, आपको दैनिक याद है तो दैनिक मजदूरी को 26 से गुणा कर लेना, मासिक मजदूरी निकल जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप तो केवल दैनिक मजदूरी याद कर लेना। अगर पेपर सेटर मासिक पूछ ले तो कुछ नहीं है, आपको दैनिक मजदूरी याद है तो उसको आप 26 से गुणा कर लेना, मासिक मजदूरी हो निकल जाएगी। अब एक तो ये बात हुई, ये तो रिसेंट है। इससे पहले क्या थी ये भी बता दूं। इससे पहले अकुशल श्रमिकों की थी 259, अर्ध कुशल की थी 271, कुशल की थी 283 और उच्च कुशल की थी 333, ये थी। और इससे बढ़ा करके ये कर दिया। अगर कोई पेपर सेटर इस तरीके का हो कि साहब 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में जो न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं इनमें प्रत्येक स्तर पर कितने रुपए की वृद्धि की गई है, तो हर स्तर पे 26 रुपए की वृद्धि हुई है, ये ध्यान रख लेना। हर स्तर पे 26 रुपए की वृद्धि है वो की गई है। देखो पहले 259 था जिसको अब 285 कर दिया, इन्हें 26 रुपए बढ़ गए। अर्ध कुशल की 271 थी, इसको 297 कर दिया, 26 रुपए बढ़ गए। कुशल की 283 थी, इसको 309 कर दिया, 26 रुपए बढ़ गए। उच्च कुशल की 333 थी, इसको 359 कर दिया, कितने रुपए बढ़ गए, 26 रुपए बढ़ गए। तो हर स्तर पे कितने रुपए बढ़ाए गए हैं, 26 रुपए बढ़ाए गए हैं। तो ये न्यूनतम मजदूरी की दरें, ये भी आप अपडेट कर लेना, किताब में भी अपडेट कर लेना। और ये न्यूनतम मजदूरी आने से पहले मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा, तो ये दरें पढ़ाई होगी, तो इनको आप अपडेट कर लेना। नेक्स्ट आप देखें, कृषि से जुड़े हुए कुछ बातें हैं, वो अपडेशन है या नई सूचना जो मिली है। ये तो आपको पता ही है कि राजस्थान में कृषि विभाग का बजट है वो 2022-23 में पहली बार अलग से रखा गया है। तो किस विभाग का बजट अलग से रखा जाता है राजस्थान में, कृषि विभाग का, और कब रखा गया है, 2022-23 के बजट में इसको अलग रखा गया। और ये पूछ ले कि 2022-23 में कृषि विभाग का जो बजट अलग रखा, इसका स्लोगन क्या है, तो इसका स्लोगन है समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान। ये ध्यान रखना, इसका स्लोगन रखा गया था समृद्ध किसान और खुशहाल राजस्थान। ये प्रश्न पूछा हुआ सीईटी के एग्जाम में कि भारत में कृषि आय पर कर लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो भारत में आय कर लगाने का अधिकार है केंद्र सरकार को होता है, पर कृषि आय के ऊपर अगर कर लगाना चाहे तो राज्य सरकारें कृषि आय पर कर लगा सकती हैं। और भारत में कृषि आय पर सबसे पहले कर लगाने वाला राज्य है वो कौन सा रहा है, बिहार। भारत में कृषि आय पर सबसे पहले कर लगाने वाला राज्य कौन सा रहा, बिहार रहा है। सीईटी के एग्जाम में नेक्स्ट बोर्ड के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है।
ये प्रश्न सेकंड ग्रेड टीचर्स में पूछा, 30 जुलाई को जो सेकंड ग्रेड टीचर्स का पेपर हुआ था उसमें इस प्रश्न को पूछा था कि भारत के किस बजट में न्यूनतम समर्थन मूल्य को 1.5 गुना करने की घोषणा की गई थी। तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत में जो 2018-19 का बजट रखा गया था, इस 18-19 के बजट में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसको 1.5 गुना करने की घोषणा है वो केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। फिर 2021-22 में भारत में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन है वो 315.62 मिलियन टन रहा। ध्यान रखना इन डाटा को, 315.62 मिलियन टन रहा और 2022-23 में ये 323.55 लाख मिलियन टन होने अनुमानित रखा गया था, अनुमान रखा गया। इसी प्रकार से राजस्थान का भी ये डाटा ध्यान रखना, 2021-22 में राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन है 231.52 लाख मैट्रिक टन हुआ और 2022-23 के लिए अनुमान रखा गया था 253.99 लाख मैट्रिक टन। 27 सितंबर 2023, ये बड़ी अच्छी बात है, बिल्कुल रिसेंट सूचना है ये। 27 सितंबर 2023 को गुड़ा मनाली बाड़मेर में बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई है। ये प्रश्न पूछ सकता था कि राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां स्थापित किया गया, गुड़ा मनाली बाड़मेर में किया गया है। कब किया गया? 27 सितंबर 2023, यानी लगभग पांच एक महीने पहले की घटना है, तो प्रश्न पूछ सकता है। फिर आप देखें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, देखो दो चीजें हैं, एक तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। इनमें विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है, ये तो 2007-8 में प्रारंभ हुई थी और इसका उद्देश्य रहा है गेहूं और दलहन की उत्पादकता को बढ़ाना। गेहूं और दलहन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रारंभ किया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, ये तो आपको पता है 2 अक्टूबर 2013 राजस्थान से प्रारंभ हुई और इस योजना के अंतर्गत जो लाभान्वित परिवार हैं उनको प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 केजी गेहूं है वो 2 रुपए केजी पर उपलब्ध करवाया जाता है, 2 रुपए केजी पर उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात देखें तो भारत का प्रथम मसाला पार्क है, ये पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ है, रामपुरा जोधपुर में है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 2012 को हुई थी। और दूसरा मसाला पार्क है वो रामगंज कोटा में है, इसकी स्थापना 23 फरवरी 2019 को हुई थी। तो बेटा अच्छा प्रश्न है कि भारत का पहला स्पाइस या मसाला पार्क कहाँ है, तो रामपुरा जोधपुर में है, स्थापना 7 अप्रैल 2012 को हुई थी। और दूसरा स्पाइस पार्क है वो रामगंज कोटा में है, जिसकी स्थापना 23 फरवरी 2019 को की गई थी। ध्यान रखना भारत में कृषि शोध पर हमारी जीडीपी का 0.3% है वो खर्च होता है, जो कि बहुत ही कम है। फिर भारत में 2023 का जो वर्ष है इसको मोटा अनाज वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पिछले 6 वर्षों में राजस्थान में कृषि विकास की दर देखें तो ये एवरेज 4.6% रही है। 2016 में राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना प्रारंभ की गई है। 2021-22 में 22 नष्ट होने वाली कृषि उपजों को के लिए ऑपरेशन ग्रीन, ऐसी कृषि उपज जिनको हम स्टॉक नहीं कर सकते, जल्दी खराब हो जाती है, उनके लिए ऑपरेशन ग्रीन योजना प्रारंभ की गई। तो ये पूछ ले कि ऑपरेशन ग्रीन योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, 2021-22 में, कितने फसलों के लिए है? 22 फसलों के लिए है ये ऑपरेशन ग्रीन योजना है वो प्रारंभ की गई है। फिर है कृषि क्षेत्र में एक जिला एक उत्पाद योजना चल रही है, किस मंत्रालय के द्वारा है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा यह संचालित है। और कितने जिलों में? 710 जिलों में चल रही है। और कितने उत्पादों के लिए है? 137 उत्पादों के लिए है ये योजना चल रही है। फिर 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात है 50.2 बिलियन अमेरिकन डॉलर रहा है। ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है डाटा कि 2021-22 में भारत का कुल कृषि निर्यात कितना रहा है, तो 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, ये भारत का कुल कृषि निर्यात रहा है। अब विश्व का कितना प्रतिशत उत्पादन है वो भारत में होता है, तो ये भी थोड़ा आर्थिक समीक्षा का डाटा ध्यान रख लें। विश्व का खाद्यान्न 11%,
गेहूं 12%, चावल 22%, दालें 20%, गन्ना 23% और कपास 8.33% हैं। वो कहां उत्पादित होता है? ये राजस्थान में उत्पादित होता है। ये डाटा थोड़ा आपको ध्यान रखना, समीक्षा का डाटा है। फिर उद्योगों से जुड़ी हुई बात देखें तो भारत ऑटोमोबाइल का विश्व में तीसरा बड़ा बाजार है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में आप देखें तो भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो विश्व की तीसरी बड़ी इंडस्ट्री है, वो है, ये ध्यान रखने की बात है। 2022-23 में भारत में औद्योगिक विकास में वृद्धि की दर कितनी रही है? तो 4.1% रही है। ये डाटा याद रखने वाले हैं। राष्ट्रीय रसद नीति कब प्रारंभ हुई? तो सितंबर 2022 में राष्ट्रीय रसद नीति है वो घोषित की गई है। स्टार्टअप योजना, ये अभी स्टार्टअप योजना जो अभी 4-5 दिन पहले जो प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था स्टार्टअप योजना। तो स्टार्टअप योजना है ये 16 जनवरी 2016 की है और ध्यान रखना इसका संबंध है कौशल विकास से, स्किल डेवलपमेंट की ये योजना है। मुद्रा बैंक योजना, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। औद्योगिक विकास के लिए योजना है। मुद्रा बैंक योजना 8 अप्रैल 2015 की है और आपको पता होना चाहिए मुद्रा बैंक योजना का उद्देश्य लघु और कुटीर उद्योगों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना और इस योजना में 3 प्रकार का ऋण दिए जाने का प्रावधान है। वो तीनों प्रकार का ऋण आपको पता होना चाहिए। शिशु ऋण 50,000 रुपए तक, किशोर ऋण 50,000 से 5 लाख रुपए तक, तरुण ऋण 5 लाख से 10 लाख रुपए तक, अधिकतम 10 लाख रुपए तक का ऋण दिए जाने का प्रावधान इस मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत है। एमएसएमई का भारत की जीडीपी में 27% योगदान है और निर्यातों में 45% योगदान है। अब यहां से भी प्रश्न आपको पता है, अभी आया था एमएसएमई नीति पूछी थी राजस्थान की। राजस्थान में एमएसएमई नीति पूछी थी अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में, एमएसएमई तो आपको मैंने पढ़ा रखा है 17 सितंबर 2022। ध्यान रखना राजस्थान सरकार की हस्तशिल्प नीति है वो भी 17 सितंबर 2022 की है और राजस्थान सरकार की वर्तमान एमएसएमई नीति है वो भी कब की है? 17 सितंबर 2022 की है। ये प्रश्न अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थान में मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना 13 दिसंबर 2019 की है। ध्यान रखने की बातें हैं। 19 अगस्त 2021 को राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदल करके राजस्थान उद्योग व वाणिज्य विभाग कर दिया गया है। तो ये पूछ ले कि राजस्थान के उद्योग विभाग का नाम बदल करके राजस्थान उद्योग व वाणिज्य विभाग कब किया गया? तो 19 अगस्त 2021 को राजस्थान में उद्योग विभाग का नाम बदल दिया और नाम बदल करके कर दिया गया है राजस्थान उद्योग व वाणिज्य विभाग। फिर राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना कब की है? तो निवेश प्रोत्साहन योजना पूछे तो 7 अक्टूबर 2022 की राजस्थान सरकार की निवेश प्रोत्साहन योजना है। फिर पर्यटन में जो 4 चीजें नई जुड़ी हैं वो बातें कर रहे हैं अपन। तो राजस्थान के बजट 2023-24 में 1500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष गठित करने की घोषणा की गई। ये पूछ ले कि राजस्थान के बजट 2023-24 में कितने का पर्यटन विकास कोष गठित करने की घोषणा की गई थी? तो 1500 करोड़ रुपए का पर्यटन विकास कोष गठित करने की घोषणा की गई। बड़ा अच्छा प्रश्न है अगला कि राजस्थान के किस बजट में पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की गई या दर्जा दिया गया? तो 2022-23 के बजट में। ध्यान रखने की बातें हैं। देखो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग के दर्जे की बात करते हैं तो 4 मार्च 1989 मोहम्मद यूनुस समिति। राजस्थान में पर्यटन को जन उद्योग की बात करते हैं तो 2004-05। और बेटा जी राजस्थान में पर्यटन को पूर्ण उद्योग की बात करें तो पूर्ण उद्योग का दर्जा दिया गया है वो बजट 2022-23 में पूर्ण उद्योग का दर्जा वो दिया गया है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रखना 2021 में करिश्मा हाड़ा है, इसको टूरिज्म ऐप की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया राजस्थान में। ये पूछ ले कि राजस्थान में पर्यटन ऐप की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो करिश्मा हाड़ा है। कब बनाया गया था? 2021 में। फिर ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो ये पूछ ले कि राजस्थान सरकार की वर्तमान फिल्म प्रोत्साहन नीति कब की है? बेटा 4 नीतियां हैं और ये चारों बड़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमारे से पूछे कि राजस्थान सरकार की वर्तमान पर्यटन नीति कब की है तो 9 सितंबर 2020 की है।
अगर हमारे से पूछता है कि राजस्थान सरकार की वर्तमान इको टूरिज्म पॉलिसी कब की है, तो इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 की है। और आपको बता दूं, इको टूरिज्म पॉलिसी राजस्थान में आज तक 2 बार घोषित हुई है, पहली 2010 की और दूसरी 2021 की। तीसरी बात, राजस्थान सरकार की ग्रामीण पर्यटन नीति पूछे तो दिसंबर 2022 की है। और चौथी, राजस्थान सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति पूछे तो 18 अप्रैल 2022 की है। यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर है, राजस्थान के पर्यटन का पहला स्लोगन था ढोला मारू, ढोला मारू। ध्यान रखना, राजस्थान के पर्यटन का पहला स्लोगन 1978 में बनाया था, वो था ढोला मारू। इसको 1993 में कर दिया गया था पधारो म्हारे देश, पधारो म्हारे देश। 2016 में कर दिया गया था जाने क्या दिख जाए, और 2019 में वापस कर दिया पधारो म्हारे देश। अभी तक तो पधारो म्हारे देश ही है, सरकार बदल गई, हो सकता है पर्यटन स्लोगन बदल दे, पर अभी तक आज तक की बात करूं तो कौन सा है, वो है पधारो म्हारे देश। राजस्थान में सबसे बड़ा पर्यटन परिपथ है वो कौन सा, मेवाड़ परिपथ है। आकार के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जिले हैं वो आपके मेवाड़ परिपथ के अंतर्गत ही आते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं, तो इनमें से प्रश्न आ सकता है और आएगा भी। 2022-23 में भारत का सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस देश के साथ हुआ है, अमेरिका। 2022-23 में भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार सर्वाधिक अनुकूल पूछे, अनुकूल तो अमेरिका के साथ है, और प्रतिकूल किसके साथ है, चीन के साथ है। क्यों? क्योंकि चीन के साथ हमारे आयात ज्यादा और निर्यात कम है, अमेरिका के साथ हमारे निर्यात ज्यादा और आयात कम है। 2022-23 में भारत के सर्वाधिक निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है, वेरी गुड, और सर्वाधिक आयात पूछे तो चीन के साथ है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक आयात खर्च बेटा कच्चे खनिज तेल पे होता, क्रूड ऑयल पे होता, क्रूड ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स पे होता है, जबकि सर्वाधिक निर्यात आय वो पेट्रोलियम उत्पादों से होती है, क्योंकि अपन कच्चा तेल खरीदते हैं उसको तैयार करके बेचते हैं। एक्जिम नीति जो कि आयात निर्यात नीति होती है, ये वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है, और इसको विदेशी व्यापार निदेशालय लागू करता है। वाणिज्य मंत्रालय तो इसको जारी करेगा और विदेशी व्यापार निदेशालय इसको लागू करेगा। बेटा भारत में एक्जिम नीति 5 साल के लिए बनती है, और आपको पता है पहली 5 वर्षीय एक्जिम नीति 1992 से बनना शुरू हुई। बेटा पिछली जो एक्जिम नीति थी 2015 से 2020 की थी, और इसकी घोषणा की थी निर्मला सीतारमण ने, क्योंकि ध्यान रखना वाणिज्य मंत्री इसकी घोषणा करता है। तो अभी तो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, उस समय वाणिज्य मंत्री थी, इन्होंने इसकी घोषणा की थी, है ना। और बेटा जी ये थी तो 20 तक की, पर कोरोना महामारी के कारण इसको 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया था। ठीक है, अब नई यानी वर्तमान एक्जिम नीति है, इसकी घोषणा कब हुई है, ये डेट ध्यान रखना। वर्तमान एक्जिम नीति 31 मार्च 2023 को किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा घोषित की गई है। अधिकांश विद्यार्थियों के लिए एग्जिम नीति बिल्कुल नई होगी, और बेटा इस एग्जिम नीति का प्रश्न पूछना भी लगभग तय है, प्रश्न पूछना चाहिए। अब एग्जिम नीति है, वर्तमान एग्जिम नीति 2023 की है, इसमें 4 निर्यात उत्कृष्टता शहरों की घोषणा की गई है। पहले बेटा 39 थे और 4 की इस नीति में घोषणा कर दी, तो वर्तमान समय में भारत में निर्यात उत्कृष्टता शहरों की संख्या है वो हो गई है 43। अब 4 कौन कौन से ये भी ध्यान रखना, एक तो फरीदाबाद जो हरियाणा में है, दूसरा मिर्जापुर जो उत्तर प्रदेश में है, तीसरा वाराणसी ये भी उत्तर प्रदेश में है, और चौथा मुरादाबाद ये भी उत्तर प्रदेश में है। इन 4 निर्यात उत्कृष्टता शहरों की घोषणा एग्जिम नीति 2022-23 में की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में भारत में निर्यात उत्कृष्टता शहर कितने हैं, 43 हैं। कौन कौन से शहरों को एग्जिम नीति 2023 में निर्यात उत्कृष्टता शहरों की दर्जा दिया गया है, तो फरीदाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, मुरादाबाद। नेक्स्ट आप देखिएगा एग्जिम नीति 2023 के मुख्य स्तंभ, इसके 4 पिलर बनाए गए हैं। छूट के लिए प्रोत्साहन, क्योंकि हमारा फोकस है निर्यातों को बढ़ाना, और निर्यातों को बढ़ाने के लिए हमने विशेष विभिन्न प्रकार की छूट है वो निर्यातकों को दी है। सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन,
व्यापार सुगमता, व्यापार को सरल करना और ई कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देना, ये 4 ध्यान रखना एग्जिम नीति 2023 के आधार स्तंभ है। अब किन किन बातों पे फोकस इसमें किया गया, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया गया है। 2030 तक भारत के निर्यातों को 2 ट्रिलियन, ये ध्यान रखना, ये डाला डाटा, 2030 तक भारत के निर्यातों को 2 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर तक लाना। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार है इसको 5 ट्रिलियन डॉलर तक लाना, अमेरिकन डॉलर तक। 2023-24 में भारत का निर्यात है उसको 460 अरब अमेरिकी डॉलर तक लाना। छूट के लिए विशेष प्रोत्साहन देना, सहयोग के माध्यम से निर्यातों को बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग यानी सुगमता के साथ व्यापार करना, लेन देन लागत में कमी लाना, ई कॉमर्स निर्यात हब की स्थापना पर बल देना, भारतीय रुपए को वैश्विक मुद्रा बनाना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों की निर्यात बाध्यताओं को कम करना, निर्यात प्रोत्साहन नीति को पेपरलेस बनाना, आईटी आधारित उद्योगों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देना। ये वर्तमान जो एग्जिम नीति है 2023 की जो एग्जिम नीति है, इसके बेसिक फीचर्स हैं, इनको आपको याद रखना है, डेफिनेटली इनमें से प्रश्न आ सकता है। फिर कुछ बातें और हैं, देखिए विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। ध्यान रखना, किताब लिखने के बाद में अजय बंगा बने थे। तो जिन लोगों के पास में किताब है तो वह विश्व बैंक का अध्यक्ष आपको चेंज कर लेना, अजय बंगा है वर्तमान में। क्रय शक्ति के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्रय शक्ति के आधार पर पहला आप देखें तो नंबर 1 पे अमेरिका आता है, नंबर 2 पे चीन है और नंबर 3 पे भारत है। आकार के आधार पर आप देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। नंबर 1 पे अमेरिका आता है, नंबर 2 पे चीन आता है, नंबर 3 पे जापान आता है, नंबर 4 पे जर्मनी आता है और नंबर 5 पे हमारा भारत आता है। नेक्स्ट, वर्तमान समय में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो गई। ध्यान रखना, ये चेंज अपडेट कर लेना। महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है और नवरत्न कंपनियों की संख्या 16 है। ध्यान रखना, नवरत्न कंपनियां कितनी हैं? नवरत्न कंपनियां 16 हैं और बेटा जी महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 13 है। ये बिल्कुल अपडेट डाटा है। भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी पूछ रहे तो कौन सी? ऑयल इंडिया लिमिटेड है। कि भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, भारत की नवीनतम महारत्न कंपनी है। बेटा 2017-18 के बजट में तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने यहां लिखा है। देखिए 2017-18 के बजट की पहली बात तो यह है कि भारत में 1924-25 से रेल बजट को वित्त बजट से अलग रखा जाता था। 2017-18 के बजट से भारत में रेल बजट और वित्त बजट दोनों को एक कर दिया गया है। दूसरी बात बेटा 1959-60 से भारत में वित्त बजट फरवरी माह के अंतिम दिन रखा जाता था, जो 2017-18 के बजट से 1 फरवरी को रखा जाने लगा है। और तीसरी बात 2017-18 के बजट से भारत में जो योजनागत और गैर योजनागत व्यय का जो अंतर था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो ये तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है 17-18 के बजट की, इसलिए मैंने यहां मेंशन की है। निष्पादन बजट, निष्पादन बजट सबसे पहले 1951 में अमेरिका में बना था हूपर आयोग की सिफारिश पर। निष्पादन बजट सबसे पहले अमेरिका में बना था 1951 में हूपर आयोग की सिफारिश पर। अगर बात करें कि भारत में निष्पादन बजट, तो भारत में निष्पादन बजट सबसे पहले 1968 में बना था। फिर आप देखिए ये प्रश्न चूंकि पूछा हुआ है अध्ययन बोर्ड के द्वारा कि भारत में सर्वप्रथम जेनरिक बजट 2004-05 में रखा गया था। जेनरिक बजट जानती हो, पढ़ा रखा मैंने, महिला सशक्तिकरण को ध्यान में रख करके बनाया गया बजट। तो भारत में तो पहला जेनरिक बजट बना था 2005-06 में और राजस्थान में पहला जेनरिक बजट बना था 2012-13 में। यह भी ध्यान रखना है। भारत सरकार को प्रत्यक्ष करों के रूप में सबसे ज्यादा आय निगम कर से होती है। निगम कर जानती हो, पंजीकृत कंपनियों की आय पे लगने वाला कर है वो निगम कर कहलाता है। और अप्रत्यक्ष करों से पूछे तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स से सबसे ज्यादा इनकम होती है। भारत में ध्यान रखना 16 वित्त आयोग गठित हो चुके हैं। अभी रिसेंटली 16वां वित्त आयोग गठित कर दिया है। प्रश्न पूछ सकता है ये, एक तो ये ध्यान रखना, ये पूछ ले कि भारत में आज तक कितने वित्त आयोग गठित हो चुके हैं? 16। और बेटा ये पूछ ले कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष
किसे बनाया गया, तो 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी को बनाया गया है। अरविंद पनगड़िया को भारत में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष वो बनाया गया है। फिर आप देखें कि जीवीए में कितना योगदान है भारत में और राजस्थान में दोनों का, तो यहां से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो कृषि क्षेत्र का योगदान है भारत में 18.11, उद्योगों का 24.48 और सेवा क्षेत्र का 53.41। राजस्थान में आप देखें तो कृषि क्षेत्र का 28.95, उद्योगों का 27.31 और सेवा क्षेत्र का 43.74। अगर जीडीपी में योगदान पूछे तो जीडीपी में योगदान है, चाहे भारत पूछे चाहे राजस्थान पूछे, दोनों में किस क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का है। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान चाहे भारत के संबंध में पूछे चाहे राजस्थान के संबंध में पूछे तो किसका है, सेवा क्षेत्र का है। देखो ये रहा, भारत में तो 53.41, राजस्थान में 43.74। पर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम में थोड़ा अंतर है। भारत की जीडीपी में न्यूनतम है वो है कृषि का, और राजस्थान की जीडीपी में न्यूनतम है उद्योगों का। ये थोड़ा ध्यान रख लेना। भारत की जीडीपी में न्यूनतम योगदान किसका है, तो भारत की जीडीपी में न्यूनतम योगदान है कृषि का, और राजस्थान की जीडीपी में न्यूनतम देखें तो किसका, उद्योगों का है। और सर्वाधिक में देखें तो सर्वाधिक में दोनों में किसका है, सर्वाधिक में दोनों में आप देखें तो बेटा जी किसका है, सेवा क्षेत्र का है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछता है कि भारत की वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान कौन सी वस्तुओं का है, तो भारत की वस्तुओं में सर्वाधिक योगदान है वो घरेलू वस्तुओं का होता है। कौन सी वस्तुओं का, घरेलू वस्तुओं का। तो ये तो देखिए जितना भी जो डाटा मैंने महसूस किया कि मेरे पढ़ाने के बाद में जो डाटा अपडेट हुए हैं या जो चेंज हुए हैं उनको मैंने यहाँ कवर किया है। बेटा नीति आयोग के बारे में भी थोड़ा मैं बता दूं। नीति आयोग के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। नीति आयोग, सबसे पहली बात, नीति आयोग योजना आयोग की उत्तराधिकारी संस्था है, नंबर 1, पहली बात ध्यान रखना। नंबर 2, नीति आयोग है ये भी गैर संवैधानिक संस्था है। नंबर 3, नीति आयोग मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेशों का परिणाम है। नंबर 4, नीति आयोग एक सलाहकारी संस्था है, सलाह देने का काम है इसका, सलाहकारी संस्था है। नंबर 6, नीति आयोग थिंक टैंक या बौद्धिक संस्थान के रूप में काम करता है। नेक्स्ट ध्यान रखना, नीति आयोग मंत्रिमंडल के आदेशों का परिणाम है, ये मैंने आपको बता ही दिया। नीति आयोग की स्थापना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को नरेंद्र मोदी ने की थी और नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। नीति आयोग की प्रथम बैठक 8 फरवरी 2015 को हुई थी। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, यानी नरेंद्र मोदी इसके क्या है, अध्यक्ष। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करूं तो ध्यान रखना, नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है क्योंकि नीति आयोग संवैधानिक नहीं है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों ध्यान रखना, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया को। नीति आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया था अरविंद पनगड़िया को। इनके बाद में बनाया राजीव कुमार शर्मा को, और वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है डॉक्टर सुमन के बेरी। ये ध्यान रखना, सुमन के बेरी। इसी प्रकार से नीति आयोग में एक होता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जो कि आईएएस अधिकारी को बनाया जाता है। तो पहली तो थी सिंधु श्री खुल्लर, उसके बाद में बने थे अमिताभ कांत, उसके बाद में बने परमेश्वर अय्यर, और वर्तमान समय में है बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। नीति आयोग की स्थापना का उद्देश्य है सहयोगी संघवाद की स्थापना करना, यानी केंद्र स्तर पर बनने वाली योजनाओं में राज्यों की सहभागिता को बढ़ाना। यह नीति आयोग की स्थापना का क्या है, उद्देश्य है। यह भी आपको ध्यान रखना है। एक होती बेटा नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल, इसका खूब प्रश्न आ रहा है। तो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल है, इसका गठन
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, प्रशासक, इनसे मिलकर के गवर्निंग काउंसिल बनती है। और गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? गवर्निंग काउंसिल का अध्यक्ष है वो बेटा जी प्रधानमंत्री होता है। तो ये बातें तो मैंने आपके साथ में की, जो भी डाटा मेरे को उचित लगा कि जो बच्चों को बताना चाहिए। अब मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, 5-7 मिनट में आपसे बात करूंगा। आपकी जो भी बातें हैं वो आप लिख लीजिए, लिखिए, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूं। मिठू जी कह रहे हैं सर आपका घर कहाँ, आज पतंग उड़ाओ। पतंग उड़ाएं, पतंग बेटा जी। हमारी पतंग तो ये है कि आपकी जिस दिन पतंग उड़ जाएगी उस दिन हमारी पतंग उड़ जाएगी, क्योंकि टीचर्स के लिए यही होता है कि विद्यार्थी सफल हो जाए, ये सबसे बड़ी उसकी पतंग की उड़ान होती है बेटा, सबसे ऊंची उड़ान होती है। हाँ जी बेटा, रामेश्वर चौधरी जी पूछ रहे हैं कि जूनियर अकाउंटेंट के पेपर का लेवल क्या रह सकता है। बेटा लेवल डिपेंड करता है पेपर सेटर कौन है, पेपर सेटर कौन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, जो अगर लेवल बहुत डीप जाता है तो आप अकेले के लिए नहीं, सबके लिए डीप होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। और आसान होगा तो सबके लिए आसान होगा। सिलेक्शन तो डीप, अगर हार्ड पेपर आया तो भी होना है और आसान आया तो भी होना है। हाँ जी कैलाश, हेलो बेटा। हाँ जी, जो बात करना चाहते हैं फटाफट बात कर लीजिए, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन है तो हम भी घर जाएंगे। हाँ सॉल्यूशन मिलता है बेटा, टेस्ट सीरीज का बिल्कुल सॉल्यूशन मिलता है। बेटा संदीप, संदीप कह रहे हैं गुरुजी मार्क्स कम आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सारी चीज इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पेपर सेटर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां से प्रश्न उठा ले, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटा जो कोई चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ जो मैंने बता दिया बेटा। और बोलिए। तो देखिएगा मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जैसा मैंने कहा था कि एग्जाम से पहले मैं जो भी करंट डाटा है या जो भी अपडेट डाटा है वो लेकर के आऊंगा। तो जो लोग मेरी किताब पढ़ रहे हैं, तो किताब लिखने के बाद में जो डाटा अपडेट हुए उनको भी मैंने यहाँ ले लिया है। जो लोग पहले कोचिंग कर चुके हैं उनके कोचिंग करने के बाद में कोई डाटा अपडेट हुए हैं तो वो मैंने ले लिए। ऑनलाइन स्टूडेंट जो पहले कोर्स परचेज कर चुके हैं उनके लिए मैंने ये डाटा ले लिए। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात बेटा, मैंने एप में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23 के 104 या 5 पॉइंट बनवा के डलवा रखे हैं। उनको आप एग्जाम से पहले जरूर आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि राजस्थान की अर्थव्यवस्था से कोई प्रश्न बनाएगा तो उनमें से प्रश्न बनने की संभावना पूरी रहती है। मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट के लिए ऐप में वो डाटा डलवा रखे हैं, 104 या 5 पॉइंट है वो है। या फिर मेरा खुद का भी बेटा यूट्यूब चैनल है इकोनॉमिक्स गुरु BS राजावत, उसमें मैंने वीडियो बना करके भी डाल रखे, तो वहां से भी अगर आपके पास टाइम हो तो वहां आप वीडियो भी देख सकते हैं। आर्थिक समीक्षा के मैंने वीडियो बना के डाल रखे हैं। तो मेरा ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, इको गुरु BS राजावत, ठीक है, इस नाम से ऐप है। इस पे मैंने आर्थिक समीक्षा के वीडियो बना करके डाल रखे हैं, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। और जो लोग मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट हैं उनको तो मैंने 105 पॉइंट बनवा करके ऐप में डलवा दिए, तो वहाँ पढ़ सकते हैं। और अगर वीडियो देखना चाहें तो मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट मेरे ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टूडेंट ही नहीं है तो वो अगर आर्थिक समीक्षा के वो वीडियो देखना चाहें तो इस ऐप को डाउनलोड कर लें, तो यूट्यूब चैनल को डाउनलोड कर लें और इस पे आप वो देख सकते हैं। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक यू। लगे रहो बेटा, और बिल्कुल लगे रहो, जब तक लगे रहो जब तक हमारी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाए। थैंक यू।